फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में विश्व किडनी दिवस के मौके पर किडनी मरीजों के लिए बड़ी पहल की गई। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने जीवन शैली से जुड़े बढ़ते गुर्दे के रोगों को देखते हुए अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन हेमोडाई फिल्ट्रेशन HDF मशीन का शुभारंभ किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अत्यधिक प्रोटीन सप्लीमेंट मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा किडनी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसी नई तकनीक की मदद से अस्पताल में गंभीर महिला मरीज का सफल इलाज भी किया गया है। अब जानते हैं इस पूरी तकनीक और इलाज की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। अब ये धीरे धीरे जो रूरल क्षेत्र में भी आ रहा है और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? रूरल क्षेत्र में तो ज्यादातर देखिए सभी उनका नियमित रूप है ना, रात के समय भी इतना ज्यादा जगना नहीं होता, तो वो क्या वजह है किडनी खराब होने की? रूरल एरिया में क्या होता है, हाइड्रेशन प्रॉपर ना रखना है, क्योंकि स्टडीज की गई हैं, कईयों में हमें किडनी प्रॉब्लम का मालूम नहीं चलता। रूरल एरियाज में जो आते हैं वो प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते, गांव में धूप में काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड है, उनको किडनी स्टोन हो गए हैं, तो उनको मोस्टली आते किडनी स्टोन वाले पेशेंट रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो है ना, तो उनको हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं, डिहाइड्रेशन से। आंध्रा में ऐसे कई पेशेंट का स्टडी किया गया, वहाँ पे पता चला कि वो एक रीज़न है, लैक ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन। सेकेंड इज फर्टिलाइजर, जो हम फर्टिलाइजर उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ पॉल्यूशन, एक तरीके से पॉल्यूशन है, कंटेमिनेशन बढ़ गया है सॉइल का, प्लस वाटर कंटेमिनेशन बढ़ गया, तो दिस लीड टू हैवी मेटल्स होते हैं जो किडनी को डिस्टर्ब करते हैं। थर्ड, जैसे बताया कि स्मोकिंग की हैबिट गाँव देहात में बहुत ज़्यादा है ना। और फोर्थ पॉइंट किया, वहाँ पे भी थोड़ा कहीं ना कहीं डाइटरी स्टाइल जो है, खाने पीने की रहन सहन की शैली बदली है। ऐसा नहीं है कि वो शहर तक लिमिटेड है, वहाँ पे भी आजकल मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, कोई भी नौजवान है वो खेतों में काम नहीं करते हैं, वो जिम में जाना पसंद करते हैं, लेकिन खेतों में वो हल नहीं चलाएंगे, ये नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो लोकल। और जब एज होती है तो हम चीज़ें बंद कर देते हैं। होता है कि यंग एज में उससे मोटिवेट होता है कि भाई हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आफ्टर सम एज, आफ्टर 35 दे स्टॉप डूइंग एनीथिंग। वो बैठे हैं, भुक्का पी रहे हैं, दोज कॉमन रीजंस हैं जो हम ओल्ड पेशेंट जो अर्बन एरिया से आते हैं उनमें हार्ट अटैक भी आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो यही है कि उनका लाइफ स्टाइल भी पहले के कंपेरिजन में चेंज हुआ है। एयर पॉल्यूशन है, सॉइल कंटामिनेशन हो रखा है, डिहाइड्रेशन है, जो कॉमन डिहाइड्रेशन, जो पानी अच्छे से ना पीना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किडनी को धीरे धीरे वो नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। नहीं, जैसे वाटर तो खैर पहले भी वो यूज करते आ रहे हैं, तो अब उसमें क्या चेंजेबल हुआ वाटर में? जो पॉल्यूटेड हुआ या क्या? पॉल्यूटेड हुआ है, नो डाउट कि जो फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अच्छी फसल करने के लिए, क्योंकि ज़मीन तो कम होती जा रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता जा रहा है, तो कैसे संभव है कि जब तक वो फर्टिलाइजर यूज़ ना करें, है ना। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर भी यूज़ करना भी एक किडनी का खराब होने का एक रीज़न है, जो स्टडीज़ में देखा गया। अभी उसमें ये स्टडी किया कि जिनको कुछ नहीं है, ना BP है उनको, ना शुगर है, ना, फिर हुआ क्यों किडनी खराब? तो उसमें स्टडीज़ में यही पाया गया कि लॉट ऑफ फर्टिलाइजर जो यूज़ कर रहे हैं वो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। डॉक्टर साहब, अभी ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली में भी सुना कि कंटामिनेटेड वाटर की बहुत इश्यूज बढ़ गए हैं, पूरा पानी इतना गंदा कंटामिनेटेड है, बैक्टीरिया से भरा हुआ। तो क्या ये भी एक रीज़न है कि किडनी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा राइज हो रही है? बिल्कुल, अगर वाटर आपका प्यूरिफाई नहीं होगा, उसमें अगर कंटेंट एल्यूमिनियम का काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं एंड वो कैन स्लोली एक्सपोजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट लाइक इंस्टेंट कोई इफेक्ट होगा, स्लोली इट लीड टू द किडनी प्रॉब्लम। क्योंकि लेड पाइप्स में जो लेड होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो इससे भी स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होती चीज़ें, नॉट इंस्टेंट की कोई 1-2 साल के एक्सपोजर से नहीं होता वो सब चीज़ें। लेकिन हम रोज न्यूज़ पढ़ रहे हैं इस टाइप की कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली में बहुत पॉल्यूटेड वाटर है, रीजन स्पेसिफिक भी प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है उससे किडनी डिजीज ज़्यादा बढ़। हाई सॉल्ट इंटेक, क्योंकि प्रोसेस फूड ज़्यादा यूज़ करने लगे, चिप्स हो गया, ये भी एक सॉल्ट का एक्सेस इंटेक भी किडनी पे ओवरबर्डन बढ़ाता है। तो ये भी एक देखा गया कि आज का प्रोसेस फूड है, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, तो कोई भी हम चीज़ को जब प्रिजर्व करते हैं तो वी पुट सॉल्ट इन दैट, क्योंकि तभी वो स्टोर लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ये भी आजकल ईटिंग हैबिट्स में ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉल्ट इंटेक। मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इट्स नॉट जस्ट कि वाटर इज कंटामिनेटेड। सॉल्ट की बात आ रही है, तो जैसे ये होता है कि बहुत सारे लोग सॉल्ट सजेस्ट करते हैं कि आप जो सेंधा नमक हो गया या पिंक सॉल्ट खाइए, तो उस पे भी कई सारे शोध ऐसे हैं कि बताते हैं कि हमारे को आयोडीन नहीं मिलता है अगर हम
नो डाउट कि नॉर्मल इंसान खा सकता है, जो भी है सेंधा नमक खा ले, अपना नॉर्मल नमक आता है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना पोटेशियम होता है। जब हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट, उसमें पोटेशियम होता है। तो किडनी जब डैमेज होती है उसमें पोटेशियम शरीर से मैनेज नहीं हो पाता, निकलता नहीं है, तो हाई पोटेशियम कैन लीड टू द प्रॉब्लम। वो पेशेंट फिर सफ़र करते हैं। तो मोस्टली उन पेशेंटों को हम बोलते हैं कि सेंधा नमक वो ना खाएं, बाकी जो नॉर्मल रूटीन में हम खा सकते हैं जिसके सब कुछ सिस्टम ठीक है, दे कैन हैव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट किडनी पेशेंट्स को नहीं खाना है, हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी अवॉइड करना है। लेकिन ये है कि किडनी, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट कैन लीड टू द किडनी प्रॉब्लम, बेटर हुआ कि हम नॉर्मल सॉल्ट को लें, लो सॉल्ट ना लेके सिंपल सॉल्ट लें जो नॉर्मल आता है। लो सॉल्ट में भी, उसमें भी पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है, जो मार्केटिंग करते हैं कि लो सॉल्ट है, उसमें लो सोडियम है, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। नॉर्मल जो भी आयोडीन नमक आता है, हाँ, आयोडीन डेफिनेटली, रॉक सॉल्ट में क्या होता है कि आयोडीन नहीं होता, तो दैट इज लाइक, इसलिए पहले रॉक सॉल्ट, इसलिए आयोडीनाइज नमक जो यूज़ होता था, इसलिए होता था कि रॉक सॉल्ट में वो लैकिंग होता है, तो गाइटर वाइटर हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन क्योंकि वो जनरल पब्लिक को लगा कि सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इट लैक्स आयोडीन आल्सो, तो आइडियली वी शुड नॉट यूज सेंधा नमक, देयर इज नो मच एडवांटेज ऑफ इट। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी आप स्टडी की बात कर रहे, तो इसमें कौन सा मतलब वाटर या हमारा लाइफस्टाइल, ये सब किसको सबसे ज्यादा इसमें मतलब कौन सी ऐसी चीजें निकल के सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जिम्मेदार है? मेजर कंट्रीब्यूटर सारी चीज़ें जब मिल जाती है ना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि एक चीज़ हो। जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो ये 50 साल के बाद हमारा GFR वैसे ही बॉडी डिक्लाइन होती है, प्लस ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता रहा है, ठीक है। अब देखो, ऐसा तो नहीं कि 100% सबको होगा, लेकिन किसी को जेनेटिक डिस्पोजिशन पहले से ही है, किसी का किडनी खराब होने के ज़्यादा चांसेस है, उसका बर्थ वेट ही कम था जब वो पैदा हुआ, जब उसका वजन कम था, छोटा था, तो किडनी उतनी डेवलप स्टार्टिंग से नहीं हुई है। जिनको जेनेटिक डिस्पोजिशन है, मतलब कि घर में फैमिली की हिस्ट्री है, तो ये रिस्क फैक्टर्स तो वही सारे जो कन्वेंशनल है कि पहले से बर्थ से ही कुछ प्रॉब्लम होना, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम होना, उन्हीं को ही ये, क्योंकि ये तो हम सभी रह रहे, सबको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो उनको ये इन्वायरमेंटल में ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उनको प्रोन कर देते किडनी प्रॉब्लम के लिए। जैसे हम जेनेटिक को हटा दें तो मोर देन और कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है? नहीं, ये सब देखो, अभी भी साइंस ने इतना नहीं, अननोन कुछ इटियोलॉजी अननोन है, तो उसके लिए रिसर्च अभी भी चल रही है, Intangible factors है ना, वो क्या कहते हैं, सब ये चीज़ें कॉमन ऑब्जर्वेशन पाई गई हैं, क्योंकि उसमें तो अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्यों ऐसा होता है, इस पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जो अभी तक जो पाया गया उसमें ये भी एक रीज़न निकला है। अच्छा, ये सब अभी आप कह रहे थे जो 50 साल से कम उम्र में बीपी की समस्या होती है तो किडनी अफेक्टेड हो जाती है, तो वो ऐसा कौन सा मतलब इफेक्ट का क्या प्रोसेस है वो जो इफेक्ट करता है किडनी को? क्या होता है जब किडनी डैमेज होती है, ग्लोमरस वहाँ पे एक हार्मोन बनता है, रेनिन हार्मोन होता है। कौन सा? रेनिन एक हार्मोन होता है, रेनिन RENIN, ठीक है। रेनिन हार्मोन वो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, वहाँ पे जो फिल्टर यूनिट होती है उसको ग्लोमरस बोलते हैं, तो वहाँ पे किसी वजह से डैमेज होना स्टार्ट करता है, तो वो हार्मोन के प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है बॉडी में, और वो सारा कुछ एक पैथोलॉजी है उसकी, पूरा वो एक्टिवेट कर देता है, उससे मसल जो ब्लड वेसल्स उसे श्रिंक होने लगती हैं और बीपी आपका बढ़ने लगता है। ये फर्स्ट इंडिकेटर, क्योंकि मैक्सिमम 90, जैसे मैंने बताया 90% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं आते, बीपी होना ही वन सिम्टम है। 50 साल के नीचे अगर किसी का ब्लड प्रेशर है, ये सब एज के साथ होती है। एज के साथ क्या होता है, हमारी आर्टियल स्टिफनेस बढ़ जाती है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस नेचुरली होते ही हैं, लेकिन 50 साल के नीचे ये नॉर्मल नहीं है। 50 साल के अगर नीचे है तो हो सकता है जेनेटिक हो, घर में सभी को बीपी की शिकायत हो, या फिर किडनी की प्रॉब्लम कॉमनली हो सकती है। थर्ड, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन कॉमनली आउट ऑफ दीज 3 रीजंस किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि नॉर्मली बीपी आपका नहीं होना चाहिए। बीपी है तो यू हैव टू, मतलब पूरा फुल बॉडी चेकअप यू शुड गो फॉर इट। डॉक्टर साहब, अब एक बात बताइए, ऑलरेडी अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको डायलिसिस के लिए आना पड़ता है ऑन डे टू डे बेसिस और आफ्टर 2 days और वंस इन ए वीक डिपेंडिंग अपॉन द किडनी कंडीशन। आपकी दिस न्यू हेमोडायलिसिस टेक्नोलॉजी HDF मशीन से किस हद तक उस किडनी के प्रॉब्लम्स के ऊपर यू कैन ओवरकम, सो डैट उन पेशेंट्स को आप क्या पैरामीटर्स, मतलब कितना हेल्पफुल करेंगे उस पेशेंट्स को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, ताकि जो फ्रीक्वेंटली उनको आना पड़ता है मेकिंग देयर लाइफ एंड देयर फैमिली लाइफ हेल्थ, तो उसको कितना हेल्प कर सकती है?
नो डाउट कि जिसकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है, आइडियली तो डायलिसिस हफ्ते में 9 से 12 घंटे होना चाहिए। ड्यूरेशन जो है आइडियली जो साइंस के हिसाब से 9 से 12 घंटे। एक नॉर्मल डायलिसिस 4 घंटे की होती है, 2 डायलिसिस हफ्ते में की तो 8 घंटे हुए। तो ये जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिसको ऑलमोस्ट डेली डायलिसिस करना पड़ रहा है, पेशेंट रोज आ रहा है सांस फुला के, और जो कन्वेंशनल डायलिसिस में बीपी बहुत लो हो जाता है, वीकनेस काफ़ी होती है, क्योंकि शरीर को आदत हो जाती है। एक हफ्ते में कराएगा, एकदम क्लीन कर दिया, पेशेंट बिकम वेरी वीक, उसको लगेगा नहीं मुझे तो डायलिसिस से नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो काम 24 घंटे हो रहा है उसको हमने सिर्फ 4 घंटे किया, तो उसकी बॉडी की 20 घंटे तो फिर वो दोबारा बॉडी में डिस्टर्बेंस बनी रही, वही फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगा, तो उसकी जो निकलने का जो निकलना चाहिए वो स्मूथली निकलना चाहिए, कि बॉडी को उससे एडजस्टमेंट होने में आसानी रहे। ये मशीन वो एडजस्टमेंट अच्छे से कर पाती है, उसमें पानी भी हम इफेक्टिवली तरीके से रिमूव कर पाते हैं। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको हफ्ते में 3 बार करनी पड़ रही है, उससे ज़्यादा डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उसको हम हफ्ते में 2 बार भी मेंटेन करने में आसानी हो सकती है। रेट ऑफ जो उनके पर डे विजिट्स वो कम हो सकते हैं। कई बार पेशेंट को डेली भी करनी पड़ती है, ऐसे भी सीन होते हैं। सेकंड थिंग इज दैट देयर इज अ वेरी मच कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कि जितने वेजिटेरियंस स्पेशली उनको न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स दे सजेस्ट कि एटलीस्ट 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन यू मस्ट टेक। अब इसमें क्या होता है, क्या है कि जब तक आदमी को पता लगता है ही इज वर्किंग नॉर्मली, अच्छा वाटर इनटेक भी कर रहा है, अपना सब कुछ, उसका पेल यूरिन भी नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज़ उसको अफेक्ट करती है। तो वो बेसिक पैरामीटर सो डेट कि आदमी को जैसे बुखार होता है, हमें पता लग जाता है बॉडी एक हो रही है, हमें थोड़ा सा ड्रोजीनेस हो रही है, वैसे क्या पैरामीटर्स बता, और पैरामीटर्स आर देयर कि हमें मतलब पेशेंट्स को आइडिया लग जाए कि मेरे अंदर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है किसी न किसी पार्ट में, सो डेट दे कैन अंडरगो द बॉडी रूटीन चेकअप और बॉडी चेकअप। तो किडनी के लिए जो सिंपल है, बीपी चेक करना इज वन ऑफ द रीजन। बीपी खराब 90% सीकेडी पेशेंट में बीपी होता है, किडनी पेशेंट्स में, ठीक है, 90% नॉट 100%, ठीक है। सेकंड थिंग, दवाई रेगुलर ले रहे हैं उससे साइड इफेक्ट नहीं कुछ नहीं होते। लॉन्ग टर्म पे जो बीपी की मेडिसिन के साइड इफेक्ट तभी होते हैं जब हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो बीपी अगर हार्ट वीक होने लगा तो बीपी कम होना शुरू हो जाएगा, तो बीपी की मेडिसिन फिर वो कम करनी पड़ेगी। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो पोटेशियम बढ़ने लगता है, टेलमी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो किडनी द्वारा मैनेज होती हैं, वो फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं उन लोगों को जिनको कोई ना कोई ऑर्गन इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अनलेस कि लॉन्ग रन में कोई बीपी की मेडिसिन लेता है तो लेना चाहिए, और उसको रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि इज इज रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट एंड किडनी बोथ, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहला तो बीपी मैंने आंसर दिया, सेकंड इज यूरिन में चेंजेस। यूरिन में कुछ चेंजेस खतरनाक निशानी के, कई बार ज़्यादा यूरिन जाना भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रात को टूट के जाना। नॉर्मली हमें 1 या 2 बार से यूरिन रात को नहीं लगना चाहिए। यंग लोगों में हो रहा है तो किडनी की प्रॉब्लम, ओल्ड पेशेंट में हो रहा है 50 साल के ऊपर तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ठीक है, कहीं रुकावट हो रही है, या दिन में भी हो रहा है तो दोनों टाइम हो रहा है तो यूरिन में इन्फेक्शन और ये सब हो सकता है। शुगर कंट्रोल होना, बीपी कंट्रोल होना, ये सब रीज़न है। लेकिन तो यूरिन में कोई चेंजेस आना है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, आपको यूरिन में झाग दिखना। अगर यूरिन में कलर आपको लगता है कि जो उसमें जब फ्रॉथ ज़्यादा बन रहा है, जब भी मैं यूरिन जाता हूँ उसमें फ्रॉथ ज़्यादा बन रहा है, तो दिस इज़ द वन रीज़न यूरिन में कहीं ना कहीं प्रोटीन लीक हो रखा है। तो प्रोटीन लीक के साथ में अगर यूरिन का कलर भी अगर चेंज, ब्लड भी जाएगा तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, वो कॉफ़ी कलर होगा। तो ब्लड जाना, किडनी, वो जो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, इतना नोटिस भी नहीं आते, लेकिन यूरिन में झाग इजली है, एनीबडी कैन नोटिस, और फ्रीक्वेंसी इजली एनीबडी कैन नोटिस। ये 2 चीज़ें भी साथ में हो रखी हैं तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिंपल चीज़ें। और सर ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है देन कंपेयर टू योर एसडीएफ टेक्नोलॉजी, देन कंपेयर टू योर कन्वेंशनल डायलिसिस? नो डाउट कि कॉस्ट इफेक्टिव ऐसा है कि हम फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो अभी मशीन कम है, इसकी कॉस्ट मशीन की डबल है, जस्ट जो नॉर्मल जो हम मशीन यूज़ करते हैं, तो इसकी जो करने की प्रोसीजर के चार्जेस भी 1/3 ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, कुछ पेशेंट्स जो बेडरिडन होते हैं उनको हॉस्पिटल आना मुश्किल होता है, तो दिस एसडीएफ टेक्नोलॉजी इज इट अवेलेबल फॉर लाइक होम केयर, लाइक समथिंग लाइक दैट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना आरओ सिस्टम चाहिए होगा। वी हैव टू बी एक्यूरेट आरओ सिस्टम, क्योंकि इसमें वाटर क्वालिटी बहुत मेंटेन करनी होती है, ये मशीन ऐसे नहीं चल सकती। वाटर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, उसके लिए अच्छा आरओ सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो आरओ सपोर्ट नहीं होगा तो दिस विल नॉट फंक्शन, तो वो हमें चाहिए, महंगा पड़ेगा थोड़ा घर पे। अभी आयुष्मान में इंश्योरेंस में है, सीजीएच में, इसी चीज में सीजीए जो गवर्नमेंट पैनल्स है, जो पुराने पैनल सीजीएचएस, ईसीएचएस और अपना इंश्योरेंस है, टीपीएस है प्राइवेट, उसमें कवर है।
लेकिन अभी आयुष्मान में इसको कवर नहीं किया है। जैसे कि सर हम लगातार देख रहे हैं कि किडनी और हार्ट से की प्रॉब्लम बहुत सारे यूथ में भी आ रहा है कि 30 साल 35 साल की एज है और उनको किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि खासकर यूथ में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो खाने की हैबिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज डाइट है और बिल्कुल प्रॉपर स्लीप नहीं है, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मोटापा आने लगा है। मोटापा आने से उनके साथ में किडनी, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम ये भी बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सर तो जो यूथ हैं उनको कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, या खाने को लेके हो या डेली रूटीन को लेके हो, क्योंकि आज की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, भागदौड़ में उनको प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, रेस्ट नहीं हो पाता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उनको ऐसा अपनी, ताकि उनकी लाइफ भी रूटीन से चले और हेल्थी भी रहे, तो उसके लिए क्या? एक क्लास जो है कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करता, तो उनको मेरी एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर वेट कंट्रोल रखें और साथ में प्रॉपर स्लीप लें जो बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट एक लिमिटेड अमाउंट में लें, स्मोकिंग करते तो बंद कर दें, अल्कोहल भी लिमिट कर सके तो बहुत अच्छा है, और साथ में अपने स्क्रीन टेस्ट कराते रहें, फुल बॉडी चेकअप। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से संपर्क करने से संकोच ना करें। दूसरी तरफ वो पॉपुलेशन है यंग जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, तो उनको मेरी ये सलाह है कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, क्रेटिनिन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह से ना लें। अगर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले अपने ब्लड टेस्ट कराएं, आपकी बॉडी अगर उसका एक्सेप्ट करती है तो यू कैन कंटिन्यू। सिंपल नॉर्मल प्रोटीन, वे प्रोटीन या अपनी बॉडी के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको एक्सरसाइज करें और हाइड्रेशन प्रॉपर। सर जैसे आपने बोला कि स्मोकिंग वगैरह, तो जो ग्रेटर नोएडा एनसीआर का AQI है ऑलरेडी इतना ख़राब है यहाँ का, तो उसके लिए नॉर्मल पर्सन क्या सहूलियत ले सकता है? उससे है कि आप पॉल्यूशन से बचने के लिए जो जनरल मेजर्स हैं वो तो गवर्नमेंट को ही करने पड़ेंगे, लेकिन अपने लेवल पे आप इसको एक्सपोजर से बचाने के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें, इंडोर एक्सरसाइज करें और साथ में हेल्दी डाइट लें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें।